What's up guys? Welcome back to the next session for NSC's Mastermind सीरीज जिसमें हम आपको कैम्बल पढ़ा रहे हैं लाइन बाय लाइन। लास्ट क्लास में बेटा हमने टेक्निक्स जैसे माइक्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस किया था। वी हैड आल्सो टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर देयर इन द यूकैरियोटिक सेल सिस्टम, राइट? सो आज हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने लास्ट क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। उस वीडियो से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे एंड आपको आगे समझने में हेल्प मिलेगी। So without any further delay, let's move to the next component, next cell organelle, that is the Golgi body. So Golgi body क्या है बेटा? तो Golgi body cell के warehouse की तरह होता है। What is a warehouse? So बेटा कंपनीज में like for example if there is a factory में warehouses होते हैं जहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करते हैं, उन्हें मे बी शायद मॉडिफाई करते हैं और बेटा उन्हें आपके घर तक पहुंचाते हैं। तो गोल्गी बॉडी भी एक सेल के वेयरहाउस की तरह ही होता है। सो व्हाट आर इट्स फंक्शन? सो अगर मैं बताऊं कि जो मेरा गोल्गी बॉडी है ये आपका कई तरीके के प्रोडक्ट्स को रिसीव करता है। सो द फर्स्ट इज द रिसीविंग फॉर एग्जांपल इट रिसीव्स प्रोटीन्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट? फिर क्या करते हैं उन प्रोडक्ट्स को बेटा सॉर्ट करता है। क्या करते हैं? सॉर्टिंग करता है। देन उन्हें शिप भी कर देता है। Shipping is the next function of the Golgi body. And finally, Golgi body कुछ manufacturing भी कर सकता है. So I can simply say some manufacturing. For an example, how can you understand this? So बेटा हमारा जो Golgi body है वो ईआर से प्रोडक्ट्स को रिसीव करता है, उन्हें सॉर्ट करता है, क्लासिफाई करता है और उन्हें उनके टारगेट साइज तक शिप कर देता है। हमारा गोल्गी बॉडी मैन्युफैक्चरिंग का काम भी कर सकता है, राइट? तो इस चीज को हम और अच्छे से समझ सकते हैं। अभी हम गोल्गी बॉडी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट? सो लेट मी जस्ट ऐड एन एक्स्ट्रा स्लाइड फॉर यू। या अब हम अपने गोल्गी बॉडी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी गोल्गी बॉडी है, या सो हमारी गोल्गी बॉडी में क्या होता है? सो इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक जिन्हें बेटा हम सिस्टर्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? वी कॉल देम सिस्टर्ना। क्या होते हैं? तो फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक होते हैं गोल्गी बॉडी में जिन्हें हम सिस्टर्ना कहते हैं। अब बेटा हमारी जो गोल्गी बॉडी है इसमें क्या होते हैं? तो इट हैज distinct structural directionality. What it has? It has distinct structural directionality. Distinct structural डायरेक्शनैलिटी। व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है कि बेटा हमारे पास जो गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी बॉडी हैज टू फेसेस। एक उसके पास सिस फेस होता है और एक इसके पास ट्रांस फेस होता है। सिस फेस इज द रिसीविंग सेंटर, ट्रांस फेस इज द शिपिंग सेंटर। ठीक है? जो प्रोडक्ट अगर गोल्गी बॉडी रिसीव कर रहा है फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो वो अपने सिस फेस से करेगा और ट्रांस फेस से उसे डिस्पैच कर देगा, शिप कर देगा, राइट? तो ये जो दोनों आपके फेसेस होते हैं, दीज आर द टू ऑपोजिट फेसेस, राइट? सो जो हमारा सिस फेस है, दिस इज द फॉर्मिंग फेस, ट्रांस फेस इज आल्सो नोन एज द मैच्योरेशन फेस। नाउ सिस फेस और ट्रांस फेस, द टू फेसेस, राइट, द टू ऑपोजिट फेसेस, दे डिफर इन देयर थिकनेस एंड मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन। तो बेटा दोनों फेसेस का थिकनेस एंड मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन जो होगा वो अलग होगा। मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन डिफरेंट होने वाला है। ठीक है? सो दे आर गोइंग टू बी डिफरिंग इन देयर थिकनेस एंड मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन। नाउ कुछ अच्छे से एग्जांपल समझ लेते हैं टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। द फर्स्ट एग्जांपल दैट कम्स टू माय माइंड इज फॉर एग्जांपल द ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है? एक बार हम समझते हैं कि काम कैसे होता है। सो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है बेटा, फॉर एग्जांपल इन्हें कौन सिंथेसाइज करेगा? तो ग्लाइकोप्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? तो इट इज दीस आर द प्रोटीन जिसके ऊपर आपके एडिशनल कार्बोहाइड्रेट साइड चेन्स अटैच्ड है, राइट? सो यू हैव अ चेन, यू हैव अ प्रोटीन जिसके साथ हमारे शुगर रेसिड्यूज आर अटैच्ड। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज आर अटैच्ड। तो क्या होता है बेटा, सबसे पहले जो ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं ईआर में, इनके जो कार्बोहाइड्रेट साइड चेन है, that carbohydrate side chain first gets modified in the ER itself. ग्लाइकोप्रोटीन्स की साइड चेन का मॉडिफिकेशन पहले ईआर में होता है, उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन को दे दिया जाता है टू द गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी फिर क्या करती है? गोल्गी बॉडी फर्दर शुगर रेसिड्यूज को मॉडिफाई करती है, फाइनली इट गेट्स डिस्पैच्ड ऑफ फ्रॉम द ट्रांस फेज ऑफ द गोल्गी बॉडी। तो मैंने क्या बताया? पहले हमारा मॉडिफिकेशन कहाँ होता है? ईआर सिंथेसाइज करता है। पहला मॉडिफिकेशन होगा हमारा ईआर में, वहां से जाएगा सिस फेस में, सिस फेस से बेटा जाएगा हमारे वहां पे, फिर फर्दर गोल्गी बॉडी में मॉडिफिकेशन होगा, राइट? एंड आफ्टर दैट मॉडिफिकेशन वो ट्रांस फेस के थ्रू डिस्पैच कर दिया जाएगा।
trans phase के through it will be dispatched off, right? So this is very important of how to understand how the Golgi body works like. ठीक है, तो सर क्या ये सिर्फ प्रोटीन्स बनाते हैं? द आंसर इज नो बेटा। Golgi बॉडी जो है वो मॉडिफिकेशन के साथ साथ कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, एज ए ऑलरेडी सेड। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा कि नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड्स सच एज पेक्टिन्स। तो जो हमारा गोल्गी बॉडी है वो पेक्टिन्स को भी सिंथेसाइज कर सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है। फिर क्या करेगा, इसको बेटा वो पैक करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल, एंड अपने इन वेसाइकल्स को बेटा वो अपने ट्रांसफेस के थ्रू क्या करेगा, डिस्पैच कर देगा। एंड दीज वेसाइकल्स विल बी these vesicles will fuse with the plasma membrane, will release their content outside, और ये जो content है ये आपका सीधा जाके cellulose in the cell wall के साथ fuse कर जाएगा, right? So this is how it works, right? आई होप यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है जो भी मैंने पढ़ाया है, करेक्ट? सो हमने ग्लाइकोप्रोटीन्स का एक एग्जाम्पल लेके पढ़ा, और हमने पढ़ा एग्जाम्पल फॉर द नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड्स, करेक्ट? चलो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ, अच्छा, अब ये गोल्गी बॉडी काम कैसे करता है, राइट? तो बेटा सबसे पहले हम क्या समझेंगे, वी आर गोइंग टू बी मूविंग टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम। अब इस डायग्राम में क्या लिखा है, तो हमारे पास गोल्गी बॉडी है, उसके सिस फेस इज इन सिंक विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंक्रोनाइज होता है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो भी ईआर का प्रोडक्ट होगा वो वेसाइकल के फॉर्म में ईआर से डिस्पैच होगा, एंड वहां से डिस्पैच होके इट विल कम एंड इट विल फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्गी बॉडी। तो when the vesicle fuses with the cis phase, वो अपना मेम्ब्रेन ऐड कर देता है और अपना कंटेंट रिलीज करता है into the lumen, into the cisternal lumen। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद क्या होता है बेटा, तो जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सिस्टर्ना होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टर्ना में बेटा अलग अलग तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप मैनर में प्रोडक्ट का मॉडिफिकेशन करते हैं। फाइनली ट्रांस फेज पे उन प्रोडक्ट्स को सॉर्ट करके शिप कर दिया जाता है। हाउ इट हैपेंस आई विल अंडरस्टैंड, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस, आई विल टेल यू। तो बेटा देयर आर टू थ्योरीज, दो थ्योरीज हैं जो गोल्गी बॉडी की फंक्शनिंग को डेमोन्स्ट्रेट करती हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ बेटा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट थ्योरी के बारे में ही बात किया गया है। बेटा एक बार हम ध्यान से समझेंगे, दोनों थ्योरीज को समझ लो, बिकॉज ये आपको किसी और बुक में नहीं मिलेगा। सबसे पहले आते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल। फॉर एग्जांपल दिस वाज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज योर ईआर। ईआर क्या कर रही है बेटा, वेसिकल बना रही है। दीस वेसिकल्स आर गोइंग and they are fusing with the cis phase of the Golgi body। अब क्या होगा बेटा, ये यहाँ पे आके फ्यूज हो गई, तो यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे यू आर गोइंग टू हैव अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द एंजाइम्स जो बेटा धीरे धीरे मॉडिफाई करना शुरू करेगी टू द ईआर कंटेंट, राइट, सिक्वेंशियली। तो बेटा यहाँ से किया जाएगा, तो यहाँ पे इनिशियल मॉडिफिकेशन हुआ, फिर यहाँ से एक वेसाइकल जो है वो पिंच ऑफ होगा, दैट विल गो एंड फ्यूज विद द नेक्स्ट सिस्टर्ना। फिर यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन होगा बाय द एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट ओवर इन दिस पर्टिकुलर सिस्टर्ना। फिर यहाँ से प्रोडक्ट को फिर हम पिंच ऑफ कर देंगे। सो बेसिकली जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल है बेटा, ये कहती है कि जो हमारा गोल्गी बॉडी एक तरीके का स्टैटिक स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो हमारा जो द सेल ऑर्गेनेल इटसेल्फ वो वहीं पे रुका हुआ है, जो प्रोडक्ट्स हैं वो वेसाइकल में पैक हो रहे हैं एंड दे आर गोइंग अहेड। तो सिस फेस में फर्स्ट सिस्टर्ना में मॉडिफिकेशन हुआ, वहां से प्रोडक्ट वेसाइकल के फॉर्म में पिंच ऑफ होगा, नेक्स्ट सिस्टर्ना से फ्यूज हो जाएगा, एंड सिक्वेंशियली जो हमारे अलग अलग एंजाइम्स हैं दे विल वर्क अपॉन द प्रोडक्ट एंड फाइनली मॉडिफाई इट, राइट? सो ये हमारा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल की कहानी हो गई, ठीक। बट जो हमारा एक नया मॉडल रिसेंटली प्रपोज किया गया है बाय वेरियस साइंटिस्ट, जिसको कहते हैं सिस्टर्नल मैचुरेशन मॉडल। सिस्टर्नल मैचुरेशन मॉडल के बारे में सिर्फ कैम्बल में ही डिस्कस किया गया है। तो व्हाट हैपेंस इन द सिस्टर्नल मॉडिफिकेशन मॉडल, सॉरी सिस्टर्नल मैचुरेशन मॉडल, जो बेटा हमारे वेसाइकल्स ईआर से रिलीज होते हैं, these vesicles fuse together, so we can use the term coalesce, ठीक है? they coalesce together to make a cisterna। जो सिस्टर्ना है, अब बेटा हमने क्या कहा था कि इन द वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मेरा ईआर का कंटेंट है, फॉर एग्जांपल जो भी फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर प्रोटीन है, तो वो आपका एक सिस्टर्ना में आया, फर्स्ट में आया, यहाँ पे मॉडिफाई हुआ, फिर उसे हमने रिसाइकल में पैक करके नेक्स्ट सिस्टर्ना पे भेज दिया। तो देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज इन द फर्स्ट सिस्टर्ना, फर्स्ट सिस्टर्ना में कोई चेंज नहीं है। सिस्टर्नल मैचुरेशन मॉडल कहते हैं कि जो मेरा गोल्गी बॉडी है वो एक हाईली डायनेमिक स्ट्रक्चर है, एक हाईली डायनेमिक स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो ईआर से जो हमारे पास
वेसिकल्स आ रहे हैं, दे विल फ्यूज टुगेदर टू मेक अ न्यू सिस्टर्ना, वो सिस्टर्ना बनाएंगे। और जो सिस्टर्ना है बेटा, ये धीरे धीरे सिस फेज से ट्रांस फेज की तरफ मूव करते चले जाते हैं। यू कैन सी यहाँ पे आके सिस फेज पे आ रहा है, नाउ दिस पर्टिकुलर विल शिफ्ट अहेड, दिस वन विल शिफ्ट अहेड, एंड फाइनली जो आपका लास्ट ट्रांस सिस्टर्ना होगा, वहां से आपका प्रोडक्ट भी ऐसे ही रिसाइकल फॉर्म में पिंच ऑफ हो जाएगा, राइट। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे सिस्टर्न है, दे आर मेच्योरिंग, वो सिर्फ से ट्रांस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एंड साइमल्टेनियसली दे आर मेच्योरिंग। अब सेकंड बेटा देखो, जो फर्स्ट सिस्टर्ना में जो एंजाइम्स प्रेजेंट थे, ये एंजाइम्स तो आगे चले गए, राइट। तो यहाँ पे जो नया सिस्टर्ना बनेगा, वहां पे एंजाइम्स कैसे आएंगे? इसमें काम करेगा वेसिकल्स का। मतलब सिस्टर्नल मैचुरेशन मॉडल से इसके जो मेरे सिस्टर्न्स होते हैं, वो सिस फेज से ट्रांस फेज की तरफ मूव करते चले जाते हैं एंड दे कीप ऑन गेटिंग मैच्योर। जो एंजाइम उस सिस्टर्न में प्रेजेंट था, वो एंजाइम वेसिकल में पैक होके पहले वाले सिस्टर्न में आ जाएगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं दिस इज अ सिस्टर्न नंबर 1, ये सिस्टर्न नंबर 1 जो है, ये आगे चला गया, इट इज गेटिंग मैच्योर। तो इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, वो हम रिसाइकल में पैक करके पहले वाले, राइट, टू द न्यूली फॉर्म्ड वन, टू द न्यूली फॉर्म्ड वन। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द न्यूली फॉर्म्ड वन, इफ दिस इज द न्यूली फॉर्म्ड वन, तो यहां से बेटा ये तो आपका आगे बढ़ जाएगा, और इसके जो एंजाइम्स है वो आपकी न्यूली फॉर्म्ड सिस्टर्न में भेज दिए जाएंगे थ्रू द साइकिल्स। तो व्हाट इज द रियलिटी? तो साइंटिस्ट ये अज्यूम करते हैं कि जो ओरिजिनल गोल्गी बॉडी है, वो कहीं ना कहीं उसकी जो फंक्शनिंग है, वो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल और सिस्टर्नल मैचुरेशन मॉडल के कहीं बीच में लाया करता है। तो ना ही हमारा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मॉडल 100% करेक्ट है, ना ही सिस्टर्नल मैचुरेशन मॉडल 100% करेक्ट है। जो रियलिटी दैट इज समवेयर इन बिटवीन। आई होप ये तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। सिस्टर्नल मैचुरेशन मॉडल के बारे में बेटा यहाँ इस पर्टिकुलर डायग्राम में एक्चुअल में बात किया गया है। आप देख सकते हो कि फर्स्ट वेसिकल मूव फ्रॉम ईआर टू गोल्गी, सेकंड जो वेसिकल है दे कोएल्स टू फॉर्म न्यू सिस गोल्गी सिस्टर्न। ओके, सो इट इज मेकिंग अ न्यू सिस गोल्गी सिस्टर्न। तो जो पुरानी वाली सिस सिस्टर्न होगी, दैट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ट्रांसफेज गेटिंग मैच्योर्ड, राइट, सिस्टर्नल मैचुरेशन, राइट। अब यहाँ पे जो बेटा इंजाइम्स थे, फॉर एग्जाम्पल जो मेरी पुरानी वाली द ओल्ड सिस सिस्टर्न के, सो द न्यू एग्जाम द एंजाइम्स विल बी पैक्ड इन द वेसिकल्स एंड दे विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू द न्यूली फॉर्म्ड सिस सिस्टर्न, राइट। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस एंड फाइनली ट्रांस फेज से बेटा यहाँ से आपका वेसिकल के फॉर्म में प्रोडक्ट डिस्पैच होगा एंड इट विल बी सेंट टू द टारगेट साइट, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा एक बार हम रीड कर लेते हैं कि डायग्राम हमें क्या इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है। तो I'll just use the highlighter. Yeah. So now the Golgi apparatus consists of stacks of associated flattened sac or cisterna. So the Golgi body contains cisterna. ठीक है, unlike ER cisterna, these sacs are not physically connected. जो हमारे cisterna होते हैं, they are not physically connected, not physically connected. ठीक है। So क्या होते हैं? A Golgi stack receives and dispatches transport vesicle and the product they contain. A Golgi stack has a structural and functional directionality, with a cis phase that receives vesicle containing ER products and a trans phase that dispatches vesicles. The cisternal maturation model proposes that the Golgi cisterna themselves mature, moving from the cis to the trans phase while carrying some protein along. In addition, some vesicle recycle the enzymes that had been carried forward in moving cistern, transporting them backward to a less mature region where their functions are needed. So सिस्टर्नल मैचुरेशन मॉडल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और मुझे तो बताओ कि तुम्हें कितना समझ में आया। ये बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, तो अगर तुम समझ चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि तुम्हें इतना टफ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आगे चलते हैं। बेटा अब हमारे पास क्या हो गई, हमने क्या क्या कहा? हमने कहा कि जो मेरा प्रोडक्ट है, वो बेटा सबसे पहले क्या हुआ उस प्रोडक्ट के साथ, तो वो जो मेरा प्रोडक्ट है, मैंने कहा कि ये कैसे इसका रिसीव हुआ, ठीक है। तो हमने कहा कि रिसीविंग जो है दैट इज हैपनिंग थ्रू द सिस फेस, राइट। फिर हमने कहा कि इसमें सॉर्टिंग होती है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग? सर सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग सम स्टेशनरी आइटम, तो मैं उन्हें ओके दीस आर बुक्स, दीस आर कॉपीज, दीस आर पेन्स, दीस आर पेंसिल्स, दीस आर इरेजर्स, दीस आर कलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यू आर सॉर्टिंग और क्लासिफाइंग इट। जो बेटा प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? गोल्गी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर टारगेट साइट पे या किसी पर्टिकुलर जगह पे जो
चीज को भेजना है, हमें पहले से एक जगह पे सॉर्ट करके रखना पड़ेगा कि दिस सब्सटेंस इज सपोज टू गो टू दिस पर्टिकुलर रीजन ऑफ द सेल, राइट। तो सॉर्टिंग कैसे करते हैं? तो सॉर्टिंग के लिए बेटा यूज किए जाते हैं मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन टैग्स। क्या यूज करते हैं? मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन टैग्स। व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन टैग्स? ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन टैग्स जो होते हैं बेटा सच एज फॉस्फेट ग्रुप्स, ठीक है, सच एज फॉस्फेट ग्रुप्स। ओके, जस्ट अ मिनट, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दिया आइडेंटिफिकेशन का, आई एम सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है गलती। आइडेंटिफिकेशन टैग्स, ठीक है, जैसे फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन टैग्स। ये टैग्स क्या होते हैं बेटा? जिप कोड की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? जिप कोड की तरह होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इफ आई ओन अ कंपनी, ठीक है, मेरे पास कोई कंपनी है एंड आई एम फॉर एग्जांपल मेकिंग समथिंग, तो मैं क्या करूंगा? फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली का मेरे पास एक पिन कोड है 200 6 डिजिट्स होते हैं ना, 103 फॉर एग्जांपल, ये एक पिन कोड है, एक पिन कोड है जहां से मुझे ऑर्डर आया है। मेरे पास एक ये पर्टिकुलर पिन कोड है जहां से मेरे पास एक ऑर्डर है, और सपोज करो मेरे पास एक ये पर्टिकुलर पिन कोड है जहां से मेरे पास ऑर्डर आया है। तो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 5 ऑर्डर्स फ्रॉम दिस प्लेस, 6 ऑर्डर्स फ्रॉम दिस प्लेस एंड 6 ऑर्डर्स फ्रॉम दिस प्लेस, मैं क्या करूंगा बेटा? मैं इन ऑर्डर्स को अलग अलग स्टैक करके रख लूंगा। ओके, ये जो 5 ऑर्डर्स है दीज आर मेंट टू बी सेंड टू दिस पर्टिकुलर पिन कोड, ये 6 products are meant for this particular pin code and these products are meant for that particular pin code, right? So बेटा ऐसे ही करते हैं। मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन टैग्स के थ्रू हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं? प्रोडक्ट्स को बेटा हम उन्हें सॉर्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर साइट पे हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को भेजना है, राइट। सो दिस इज डन थ्रू द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन टैग्स, राइट। अगला आता है फंक्शन दैट इज ऑफ शिपिंग, कि हम क्या करते हैं बेटा? शिपिंग करते हैं। मतलब क्या है? जैसे आपने ट्रक में सामान लोड किया एंड यू आर सेंडिंग इट। अब फॉर एग्जांपल द वेसिकल दैट इज बीइंग dispatched फ्रॉम द ट्रांसफेस ऑफ द गोल्गी बॉडी, हाउ विल इट गेट टू नो वेयर डू आई हैव टू गो, राइट? कैसे पता चलेगा उस वेसिकल को मुझे इस जगह जाना है? कैसे पता चलेगा? सो बेटा हमारा जो वेसिकल होता है उसके ऊपर होती है एक्सटर्नल डॉकिंग साइट्स, एक्सटर्नल डॉकिंग साइट्स। तो जो एक्सटर्नल डॉकिंग साइट्स होती हैं बेटा, ये आपकी टारगेट साइट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, जिससे वेसिकल को पता चल जाता है कि मुझे यहाँ पे जाना है। ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो वी आर डन with the first cell organelle, that is the Golgi body. Now आगे चलते हैं, let's talk about the lysosomes क्या होते हैं। So lysosomes क्या होते हैं बेटा? ये again आपका it is a component of the endomembrane system। बेटा when आपके hydrolytic enzymes क्या होते हैं? They are based generally proteinaceous in nature, there are some exceptions, so they are proteinaceous in nature, right? So proteins हैं जिन्हें बेटा हम गोल्गी की हेल्प से पैक करा के बनाते हैं इनटू वेसिकल्स। सो द वेसिकल कंटेनिंग दीज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर नोन एज लाइसोसोम्स, ठीक है। ओके, लाइसोसोम्स कहते हैं। अब लाइसोसोम्स जो होते हैं बेटा, ये एसिडिक, ये जो एंजाइम्स होते हैं ना बेटा, इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ये हमारे एसिडिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। दे रिक्वायर एसिडिक एनवायरनमेंट टू वर्क, राइट। एसिडिक एनवायरनमेंट इन्हें चाहिए होता है। अब द पॉइंट इज कि एक सेल के अंदर, देखो ये चीज एनसीईआरटी में नहीं दी है, एक सेल के अंदर जब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि ए स्मॉल नंबर ऑफ लाइसोसोम्स जो हैं, अ स्मॉल नंबर ऑफ लाइसोसोम्स बर्स्ट करते हैं, राइट। तो क्या होगा? अगर स्मॉल नंबर ऑफ लाइसोसोम्स बर्स्ट करेंगे तो क्या सेल के ऊपर कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा? सो द आंसर इज गोइंग टू बी नो। सेल के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? बिकॉज जो बेटा मेरा साइटोसोल होता है उसका पीएच समवेयर अराउंड न्यूट्रल होता है, 7 होता है, न्यूट्रल होता है, राइट। सो अगर बहुत कम नंबर, इफ आई से कि अ फ्यू नंबर ऑफ लाइसोसोम्स आर बर्स्टिंग, so there is not going to be a major effect on the cell। बट अगर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हो जाए, लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम्स, लार्ज नंबर ऑफ लाइसोसोम्स, तो ये सेल के लिए खतरनाक है, ये सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो दिस कैन डिस्ट्रॉय द वेरियस कंपोनेंट्स, द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, राइट। So this can digest or destroy various components of the cell. Correct? आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर लाइसोसोम जो है उसके पास वेसिकल है, राइट। वेसिकल में क्या है? अगेन योर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर
एंड प्रोटीन्स जो वेसिकल की मेम्ब्रेन है वो भी बेटा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स की हेल्प से बनी हुई होती है। तो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, क्या ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मेरे वो जो प्रोटीन्स हैं जो वेसिकल की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, क्या उन्हें इंपैक्ट नहीं करेंगे? सो द आंसर लाइज कि हाँ कर सकते हैं, बट जो मेरे प्रोटीन्स होते हैं वेसिकल के मेम्ब्रेन में, दोस प्रोटीन्स आर वेरी स्पेसिफिकली फोल्डेड। वो इस तरीके से फोल्डेड होते हैं प्रोटीन्स की जो बॉन्ड्स हैं, the bonds which are susceptible to the activity of these hydrolytic enzymes, those bonds remain undercover, वो छुपे हुए रहते हैं, they remain hidden, right? So that's how जो लाइसोसोम्स में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है उसे डैमेज नहीं करते, और वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे ही आके मेरा लाइसोसोम बर्स्ट करता है। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, लाइसोसोम्स में दो चीजें हमें पढ़नी है कि इट हेल्प्स इन द फेगोसाइटोसिस एंड इट हेल्प्स इन द ऑटोफेजी। फेगोसाइटोसिस और ऑटोफेजी में हेल्प करता है। व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? फेगोसाइटोसिस बेटा कुछ प्रोटोजोन्स सच एज अमीबा में देखा जाता है, अमीबा एंड अदर प्रोटोजोन्स में देखा जाता है। आई कैन से कि अमीबा एंड अदर प्रोटिस्ट, राइट? क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल जो मेरा फूड है, फेगोजोम, राइट? सेल क्या करेगा? फेगोसाइटोसिस, अमीबा का एग्जांपल लेते हैं। तो अमीबा क्या करेगा बेटा? वो फूड मॉलिक्यूल को फेगोसाइटोसिस के थ्रू फूड को अंदर लेके आएगा, राइट? सो दैट विल मेक द फूड वैक्यूल, राइट? फेगोजोम और फूड वैक्यूल, ठीक है? अब क्या होगा? जो लाइसोसोम है कंटेनिंग द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, राइट? द लाइसोसोम कंटेनिंग द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इट विल फ्यूज विद द फूड वैक्यूल और द फेगोसोम। अब क्या होगा? जैसे ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज करेगा, राइट? तो डाइजेशन विल हैपन एंड द न्यूट्रिएंट्स विल बी एब्सॉर्ब आउटसाइड, ओके? जो लास्ट में रह जाता है उसे हम रेसिडुअल बॉडी कहते हैं, जिसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल के से एलिमिनेट कर दिया जाता है। सो वी कैन रीड दिस, वी शुड रीड दिस, ओके? सो फेगोसाइटोसिस में क्या होता है? लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है मटेरियल टेकन इनटू द सेल, राइट? फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपके पास पिक्चर दी गई है, दिस इज ऑफ अ मैक्रोफाज। एक मैक्रोफाज है विच इज अ टाइप ऑफ अ डब्ल्यूबीसी, राइट? सो रैट से लेके इसकी स्टडी की गई है। यहाँ पे जो डायग्राम है बेसिकली टेम का डायग्राम है, ट्रांसलेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। एक रैट की मैक्रोफाज को स्टडी किया गया है। इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली मैक्रोफाजेस क्या करते हैं? वो फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी शो करते हैं। सो एक मैक्रोफाज क्या करेगा? किसी बैक्टीरिया को या किसी पैथोजन को इनगल्फ करेगा, that will make a food vacuole, lysosome will come and fuse with that food vacuole, digestion will happen, the nutrients will be diffused out and the residual body will be excreted outside, right? So ऐसे करके हमारा ये काम करेगा। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि how it happens, right? How this destruction happens. Then comes the autophagy. ऑटोफेजी का मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना, ऑटोफेजी इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम यहाँ इस डायग्राम की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं विद दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ओके, सो ऑटोफेजी में क्या होता है कि जब सेल किसी पर्टिकुलर डैमेज सेल ऑर्गेनल को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, दैट रिफर्स टू ऑटोफेजी। फॉर एन एग्जांपल, इफ आई हैव अ डैमेज्ड सेल ऑर्गेनल, इफ यू कैन सी देयर आर टू डैमेज्ड सेल ऑर्गेनल्स। क्या होता है बेटा? आपके सेल ऑर्गेनली को दो मेम्ब्रेन्स में पैक किया जाता है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन से उसे कोट किया जाता है, ठीक है? तो आप यहाँ देख सकते हो कि दीज आर द टू मेम्ब्रेन्स। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ध्यान से, तो दो मेम्ब्रेन्स आपको दिखाई देंगी। दो मेम्ब्रेन्स में बेटा पैक किया जाता है सबसे पहले वेसिकल को, राइट? उसके बाद क्या होगा? ये जो बना द वेसिकल फॉर्म, राइट? सो दैट इज योर autophagic vesicle. The autophagic vesicle will go and fuse with the lysosome. तो जब वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा, तो लाइसोसोम जो है वो इनर मेम्ब्रेन प्लस उसके अंदर जो पैक्ड सेल ऑर्गेनली है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो यू कैन सी the diagram shows fusion of such a vesicle with the lysosome. देखो, this type of like the autophagic vesicle have a double membrane of unknown origin. Very important. मैंने बताया जो भी वेसाइकल सॉरी जो भी सेल ऑर्गेनली डैमेज है उस पे दो मेम्ब्रेन से उसे रैप किया जाता है, बट ये मेम्ब्रेन्स का ओरिजिन क्या है ये हमें नहीं पता अभी तक। आई होप तुम लोग आगे जाके पता लगा लोगे। सो आउटर मेम्ब्रेन फ्यूजेस विद द लाइसोसोम and the inner membrane is degraded along with the damaged organelle. So outer membrane will fuse with the lysosome and the inner membrane plus the organelle will get destroyed by the hydrolytic enzymes present in the lysosomes. ठीक है? अच्छा, अब इसमें थोड़ा बेटा और इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बात करते हैं। So have you heard about लाइसोसोम जो है उसका इस क्लियरेंस एक्टिविटी में बहुत मेजर रोल है। लाइसोसोम का ये क्लियरेंस एक्टिविटी में बहुत मेजर रोल है, राइट? अब देखो, अगर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए या इनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, तो क्या होगा?
तो बेटा देयर इज अ जेनेटिक डिसीज जिसे हम टे शॉर्ट डिसीज के नाम से जानते हैं, टे शॉर्ट डिसीज। Basically what happens, there is a lipid digesting enzyme, ठीक है, एक लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है दैट गेट्स म्यूटेटेड और दैट एंजाइम एग्जिस्ट इन एन इनएक्टिव फॉर्म। बिकॉज ऑफ दैट इनएक्टिवेशन आपके न्यूरॉन्स में से बेटा जो लिपिड है वहां पे न्यूरॉन्स में लिपिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? लिपिड का एक्यूमुलेशन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, लिपिड एक्यूमुलेशन की वजह से जो हमारा ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है और देयर इज मेंटल रिटार्डेशन, पैरालिसिस, दी सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स आर देयर इन द सफरर, इन द पेशेंट, राइट। तो टे शॉर्ट डिसीज एक तरीके का रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो होता है ड्यू टू द म्यूटेशन और ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ दीस लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, राइट। आई होप तुम्हें इंपॉर्टेंस लाइसोम को समझ में आएगा। Then comes to the vacuoles. Vacuoles क्या होते हैं? So vacuoles are again they are large vesicles derived from endoplasmic reticulum and Golgi body. They are derived from endoplasmic reticulum and Golgi body. Okay. अब टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप क्या होता है? फूड वैक्यूल, जो अभी हमने पढ़ा फेगोसाइटोसिस में फेगोसोम और द फूड वैक्यूल। द सेकंड वन इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होती है? ये प्रोटिस्ट में होता है, फॉर एग्जांपल अमीबा, जो बेटा क्या करता है, जो आपके ऑस्मोटिक बैलेंस को हेल्प मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो इट पंप्स एक्सेस वाटर आउट ऑफ द सेल, thereby maintaining a suitable concentration of ions and molecules inside the cell, right? So it helps in the osmotic balance, to maintain the osmotic balance inside the cell. Now क्या होता है, प्लांट एंड फंजाई में कुछ ऐसे वेसिकल्स होते हैं, ऐसे वैक्यूल्स होते हैं जिनमें एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब दे कैरी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो लाइसोसोम्स की तरह ही है, तो साइंटिस्ट इन्हें लाइसोसोम्स ही कंसीडर करते हैं, a type of lysosome, but they are relatively larger in size, so they are vacuoles. Now next, plant में there are some small vacuoles, they can hold important organic compounds, for example certain poison, certain toxins, right? वो कुछ toxins को भी स्टोर कर सकते हैं, right? just to avoid overgrazing, वो important organic compounds को स्टोर कर सकते हैं। they can also store pigments. plants में क्या होते हैं, small vacuoles can hold important organic compounds such as proteins or oils, right? they can store poisonous unpalatable to animals, मतलब ऐसे जो एनिमल्स चबा ना पाए उनको, जैसे फॉर एग्जांपल ओपोइड्स जो हो गए, राइट। एल्कलॉइड्स जो होते हैं बेटा, एल्कलॉइड्स हैव अ वेरी बिटर टेस्ट, तो एनिमल उसे खाएगा नहीं, तो इसलिए वो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि एनिमल्स उस प्लांट को वेस्ट ना करें। अनपैलेटेबल मतलब तुम्हारे मुंह में तुम उसे चबा ही नहीं पाओगे, वो इतना कड़वा होगा या इतना उसका ऐसा टेस्ट होगा, राइट। So you will not prefer the taste. That means being unpalatable. Okay. So they can also contain pigments that will impart color to the flowers or to the fruits, correct? ये होता है। उसके बाद क्या होते हैं, जो मेच्योर प्लांट सेल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है सेंट्रल वैक्यूल। क्या प्रेजेंट होता है? लार्ज प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, लार्ज प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है बेटा मेरा सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है बेटा, तो अगर इसके फंक्शन के बारे में अगर हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो जो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं ये बेसिकली आपके इनऑर्गेनिक आयंस के रिजर्व होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस के रिजर्व होते हैं, करेक्ट बेटा। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे आप टोनोप्लास्ट कहते हो, द टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, राइट। अब इसमें क्या होता है बेटा, जो जैसे हमें पता है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं दे आर क्वाइट लार्ज इन साइज, तो एक सेंट्रल वैक्यूल बीच में ग्रो करता है ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ द स्मॉल वैक्यूल्स। स्मॉल वैक्यूल्स फ्यूज करके एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बनाते हैं, दैट पुशेस the cytoplasm to periphery, to periphery। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म को जब आप पेरीफेरी में पुश कर दोगे, सो बेसिकली एक ऑप्टिमम, देखो सेल साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, तो जो हमारा मेम्ब्रेन टू साइटोसोलिक वॉल्यूम रेशियो दैट विल गेट डिस्टर्ब। तो सेंट्रल वैक्यूल आके साइटोप्लाज्म को पुश कर देता है ताकि वॉल्यूम, ओवरऑल जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से आपका मेम्ब्रेन टू साइटोसोलिक वॉल्यूम रेशियो है, दैट रेशियो कैन बी मेंटेन, इसकी एक ऑप्टिमम वैल्यू मेंटेन हो सके, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम उसको उतनी चीजें चाहिए, उतना ज्यादा आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए इनटू द साइटोसोल,
राइट, और उसके लिए उतना ज्यादा आपको मेम्ब्रेन चाहिए। तो मेम्ब्रेन तो बेटा लिमिटेशन है, मेम्ब्रेन आप कितना ही ऐड करते चले जाओगे। तो इसलिए सेंट्रल वैक्यूल आता है, इट ऑक्यूपाइज एंड पुशेस, इट ट्राइज टू रिड्यूस द साइटोसोलिक वॉल्यूम, राइट, जो साइटोसोल का वॉल्यूम है उससे कम करना है ताकि मेम्ब्रेन और साइटोसोलिक वॉल्यूम को मेंटेन किया जा सके। आगे चलते हैं। सो यहाँ पे बेटा हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म होता है। नाउ वी कैन टेक अ ओवरव्यू। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि सबसे पहले हमारे पास होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट, द न्यूक्लियर एनवेलप, इट इज कनेक्टेड टू द ईआर व्हिच इज आल्सो कनेक्टेड विद द एसईआर। तो न्यूक्लियस और ईआर। नाउ देखो काम कैसे होता है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, डीएनए, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है डीएनए, डीएनए से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए बेटा आपका आएगा ईआर में, ईआर में आके यहाँ पे बेटा बनेंगे प्रोटीन्स। अब इन प्रोटीन्स को बेटा हम क्या करेंगे, गोल्गी बॉडी को भेजेंगे थ्रू दिस स्पेस, सिस फेस में जाके ये प्रोटीन्स को पैक किया जाएगा, ठीक है, उन्हें मॉडिफाई किया जाएगा, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, और पैकेजिंग के बाद बेटा इन्हें ट्रांस फेस से क्या किया जाएगा, डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आपको एक दिख रहा है कि यहाँ पे हमने एक लाइसोसोम बनाया, सिमिलरली वी हैव मेड अ वैक्यूल, सिमिलरली वी हैव मेड सर्टेन वेसिकल जिसके थ्रू हम सिक्रीशन करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, सिक्रीशन करवा रहे हैं थ्रू द एक्सोसाइटोसिस ऑफ द वेसिकल, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स लाइक। नाउ यहाँ पे हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म होता है, वी कैन जंप टू द नेक्स्ट ऑर्गेनेलिस, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो हम आज बेटा बात करने वाले हैं अबाउट द इंडो सिम्बायोट थ्योरी। किसके बारे में आज हम बात करेंगे, इंडो सिम्बायोट थ्योरी। ये थ्योरी क्या है, ये बेटा दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज अ वेरी पॉपुलर थ्योरी दैट टॉक्स अबाउट द इवोल्यूशन, अबाउट द ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ। इंडोसिम्बायोट थ्योरी में क्या आता है, तो बेसिकली हम कहते हैं कि जो हमारा एक एंसेस्टर होगा यूकैरियोटिक सेल का, कौन, एंसेस्टर, अगर मेरे उस एंसेस्टर ने सबसे पहले क्या किया होगा, उस एंसेस्टर ने इनगल्फ कर लिया होगा, इनगल्फ कर लिया होगा नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट। और वो नॉन फोटोसिंथेटिक और प्रोकैरियोट कैसा होगा, वो नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट होगा बेटा ऑक्सीजन कंज्यूमिंग, जो ऑक्सीजन को यूज करता होगा। तो वी कैन, आई कैन राइट ऑक्सीजन यूजिंग नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट को उसने इंगल्फ कर लिया होगा। अब रादर देन डाइजेस्टिंग इट, उस एंसेस्टर ने, एंसेस्टर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल उसे डाइजेस्ट नहीं किया, वो उसके साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहने लग गया। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो इनगल्फ ऑक्सीजन यूजिंग नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट था, एवोल्यूशन के साथ साथ धीरे धीरे वो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया, वो सेल के एक ऑर्गेनेली के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द इंडोसिम्बायोट थ्योरी सेज। सिमिलरली हमारा क्लोरोप्लास्ट के लिए क्या किया, तो उसी नॉन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट ने क्या किया, उसने एक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट को इनगल्फ कर लिया। क्या कर लिया उसने, उसने एक फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट को इनगल्फ कर लिया। That particular photosynthetic prokaryote also started to live in symbiotic association, and जिसकी वजह से बेटा वो समय के साथ क्लोरोप्लास्ट में डेवलप हो गया। तो engulfing of the oxygen using non-photosynthetic prokaryote led to the origin of the mitochondria. Engulfing of the photosynthetic prokaryote led to the origin of the chloroplast, right? So animal cells में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होता है और हमारे प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट दोनों होते हैं, right? So this is the whole theory about it. I hope this was clear to all of you. Now next चलते हैं, let's talk about the माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, सो माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा, अच्छा लाइक देयर आर सम इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, तो मैं तुम्हें बता दी, बट तुम मुझसे अब ये पूछोगे सर आपके पास क्या सबूत है कि जो थ्योरी है ये थ्योरी करेक्ट है, राइट, यू वांट सम प्रूफ, यू वांट सम प्रूफ जो ये दिखाए कि जो मेरी इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है वो सही है, ट्रू है। हाउ कैन यू से दैट, तो बेटा वी नीड टू प्रोवाइड सर्टेन एविडेंसेस। तो सबसे पहला, अच्छा हमने क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो इससे हमें ये पता चलता है
कि जो हमने प्रोकैरियोट्स जिनको हमने इंगल्फ किया था, राइट, जो प्रोकैरियोट्स थे जिन्हें इंगल्फ किया था उनके पास दो मेम्ब्रेन्स थे, दे हैड टू मेम्ब्रेन्स, उनके पास दो मेम्ब्रेन थे। ये पहली बात हमें पता चलती है यहाँ से। सेकंड हमें क्या पता चलता है एविडेंसेस के बारे में। सेकंड एविडेंस क्या हो सकता है कि जो हमारे ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स, दे हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए, जो कि बेटा कैरेक्टरिस्टिक होता है एक प्रोकैरियोट का, सर्कुलर डीएनए होना, 70S टाइप राइबोसोम होना, राइट, तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, तो ये होता है सेकंड। थर्ड, द थर्ड पॉइंट इज कि जो हमारे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेमी ऑटोनॉमस नेचर के होते हैं, मतलब दे शो अ सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो ये सेमी ऑटोनॉमस नेचर के होते हैं। दिस आल्सो जस्टिफाइज दैट जो मेरा इंडो सिम्बायोट थ्योरी है उसमें थोड़ा दम है, वो करेक्ट है, राइट। आगे चलते हैं, सो दैट्स व्हाई आई सेड इट्स अ थ्योरी व्हिच इज वेरी पॉपुलर। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज अ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मुझे तुम्हें क्या क्या बताना है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो है एज आई सेड इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड में यू विल हैव एन आउटर मेम्ब्रेन, यू विल हैव एन इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है इन दोनों के बीच में हमारे पास होती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या होती है इन दोनों के बीच में हमारे पास होती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या होती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यू विल हैव द आउटर मेम्ब्रेन, यू विल हैव द आउटर मेम्ब्रेन, यू विल हैव द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है बेटा वो फोल्डिंग शो करती है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टा। सो क्रिस्टा क्या है, दीज आर द इनफोल्डिंग्स इनवैजिनेशंस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। साथ में बीच में आपके पास मैट्रिक्स होता है, राइबोसोम्स होते हैं, सर्कुलर डीएनए होता है। बेटा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आपके पास एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है इस पे ऐसे प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं they participate in the process of cellular respiration. Okay, so enzymes and the proteins present in the inner membrane they participate in the cellular respiration. Okay, एक बार इस चीज को पढ़ते हैं, right? So what the text says, let me just use the highlighter. Yeah, so the inner and outer membrane of the mitochondria are evident in the drawing and the electron microscope. यहाँ टेम में आप देख सकते हो, बीच में आपको क्रिस्टा दिख रहा होगा, इनर आउटर मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, राइट। सो नाउ यहाँ पे होता है कि हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इन बिटवीन, many respiratory enzymes are found in the inner membrane and the matrix. Free ribosomes are also present in the matrix. The circular DNA molecules are associated with the inner mitochondrial membrane. Right? So ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बातें होंगी। और माइटोकॉन्ड्रिया का डायमेंशन क्या होता है बेटा, उसकी जो लेंथ होती है दैट इज समवेयर अराउंड 1 to 10 माइक्रोमीटर, दैट इज समवेयर अराउंड 1 to 10 माइक्रोमीटर, राइट, दैट इज द लेंथ of the mitochondria. Cool. So यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया about the mitochondria. Let's talk about the chloroplast. So chloroplast क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, I'll just write it over here. So जो हमारे क्लोरोप्लास्ट है they belong to the family of plastids. Chloroplast क्या है, chloroplast belongs to the family of plastids. Now plastids are of two types, colored plastids and colorless plastids. Colored plastids are chloroplasts and chromoplasts. Colorless plastids are also known as leucoplasts. Colorless plastids को हम leucoplast कहते हैं। Leucoplast जो होते हैं they are of three types, amyloplast, aleuroplast and elioplast, and they are meant for storage. Cool. So amyloplast, aleuroplast, elioplast. Amyloplast for sugar, aleuro for protein, elioplast for lipids or fats. Now coming right over here. So हमारे पास क्या होता है, अगेन जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, यू विल हैव द आउटर मेम्ब्रेन, यू विल हैव द इनर मेम्ब्रेन इन बिटवीन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और हमारे पास बेटा अंदर होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ थैलेकॉइड्स। ठीक है, थैलेकॉइड्स होता है। कहीं कहीं जगह पे देखोगे थैलेकॉइड्स जो होते हैं दे स्टैक टुगेदर टू मेक ग्रानम, ठीक है, टू मेक ग्रानम। ओके, सो यहाँ पे जो मैट्रिक्स भरा होता है बेटा उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, वी कॉल इट एज स्ट्रोमा। तो जो आपके पास तीन कंपोनेंट्स हो गए, पहला आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड द थैलेकॉइड। तो ये बेटा क्या करता है, ये आपके क्लोरोप्लास्ट को तीन कंपार्टमेंट्स में डालता है। पहला कंपार्टमेंट द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, सेकंड कंपार्टमेंट जहां पे स्ट्रोमा आएगा, एंड द थर्ड कंपार्टमेंट इज द थैलेकॉइड स्पेस, द स्पेस द ल्यूमेन बीइंग
in being inside the thylakoid. ठीक है, so that is the thylakoid lumen. Okay, so we can see a chloroplast is three component: the intermembrane space, the stroma, and the thylakoid. Right. So now again it has 70 types of 70 S type of ribosome and the circular double stranded DNA. करेक्ट. सो ये हमने कुछ बातें पढ़ ली. अच्छा बेटा, हम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं, नाउ प्लीज नोट दिस पॉइंट, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं तो हमें एक पिक्चर मिल जाती है. तो पिक्चर को देख के लगता है जिससे हमारी जो सेल ऑर्गेनिजम्स जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक ही जगह पे, सेल के एक ही जगह पे स्टैटिक होती हैं, लोकलाइज्ड होती हैं. बट द आंसर इज नो. जब हमने टाइम लैप्स इमेजिंग किया, हमने क्या किया? सो व्हेन वी परफॉर्म टाइम लैप्स इमेजिंग, आई विल जस्ट राइट इट, time, let me change the color of my pen, time lapse imaging. इससे हमें ये पता चला कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, दे आर मोटाइल स्ट्रक्चर्स. ये सेल के अंदर ना अपनी जगह को बदलते रहते हैं. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें लगा कि नहीं ये स्टैटिक है, बट नो, दे आर डायनेमिक, दे मूव विद इन द सेल. वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. आगे चलते हैं पेरोक्सिसोम्स. नाउ आपने देखा होगा कि एनएससी जिसमें पेरोक्सिसोम से या ग्लाइऑक्सिसोम से क्वेश्चंस आए हैं, तो हम इनके बारे में बात कर लेते हैं पहले. राइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरोक्सिसोम्स. पेरोक्सिसोम्स, व्हाट आर पेरोक्सिसोम्स? सो बेटा पेरोक्सिसोम्स जो हैं अगेन दीस आर वेसिकल्स. ठीक है, अब इनके अंदर क्या खासियत है, दैट वी नीड टू नो. बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं मुझे पेरोक्सिसोम. ठीक है, और इसके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन बुक्स में मिलेगा भी नहीं. सो ये क्या होते हैं? सो दे आर बेसिकली स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स, मेटाबॉलिक कंपार्टमेंट्स होते हैं ये. मेटाबॉलिक कंपार्टमेंट्स विच आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड. ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. अब बेटा होता क्या है इनके अंदर, फंक्शन क्या होता है? सो क्या करते हैं बेटा, ये आपके कई तरीके के सबस्ट्रेट से, वेरियस सबस्ट्रेट से क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं. ठीक है, और इस हाइड्रोजन एटम को दे देते हैं ऑक्सीजन को, सो दैट इट कैन मेक हाइड्रोजन पेरोक्साइड. यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिंथेसिस होता है पेरोक्सिसोम्स में. इसी वजह से उसका नाम बेटा पेरोक्सिसोम पड़ा, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला इंपॉर्टेंस आई कैन टेल यू अबाउट द फैटी एसिड्स के बारे में. पेरोक्सिसोम क्या करता है, वो फैटी एसिड्स में से हाइड्रोजन रिमूव करता है टू चेंज इट इनटू सर्टेन प्रोडक्ट्स. ठीक है, टू मेक सर्टेन प्रोडक्ट्स, जिन प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन. राइट, सो क्या करते हैं, फैटी एसिड्स में से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, गिव इट टू ऑक्सीजन टू मेक हाइड्रोजन पेरोक्साइड. एंड साथ साथ में बेटा क्या होता है, साथ साथ में हमारे पास वी ऑल्सो गेट the products that are meant for cellular respiration. ठीक है, we get some fuel that is meant for cellular respiration. सेकंड क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन में, लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन में. अगेन व्हाट एग्जांपल कैन आई टेल यू? सो जैसे लिवर में यू हैव हार्मफुल केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स. तो इन टॉक्सिक केमिकल्स से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन बेसिकली रिमूव हाइड्रोजन एटम, we can provide that hydrogen atom to oxygen. So due to removal of the hydrogen atom, there will be change in the chemical structure of the drug, right, of the toxin. जिसकी वजह से that will get detoxified. हाइड्रोजन पेरोक्साइड को further process करना पड़ता है because हाइड्रोजन पेरोक्साइड is highly toxic. Now there is special type of peroxisome जिनको हम ग्लाइऑक्सिसोम्स कहते हैं. जो ग्लाइऑक्सिसोम्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं? तो ये ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या होते हैं, ये आप ऐसे समझो, दीस आर प्रेजेंट इन द ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स में होते हैं. ऑयल सीड्स में ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या करते हैं, वहां पे बेटा ये जो आपका फैट या ऑयल जो स्टोर था उससे इसे कन्वर्ट कर देता है इनटू शुगर. नाउ दैट शुगर इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बेबी प्लांट. जो बेबी प्लांट या एम्ब्रायो को एनर्जी प्रोवाइड करने में इस्तेमाल में आता है. राइट, समझ में आया? सो टू प्रोवाइडेड विद द बेबी प्लांट को एनर्जी देने में हेल्प करता है. राइट, सो दिस इज हाउ द पेरोक्सिसोम्स वर्क लाइक. एंड आज के लिए आई बिलीव हम यहीं पे इसे रोक सकते हैं. राइट, तो आज के लिए इतना काफी है. थैंक यू वेरी मच. आई होप तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिला.
डोंट फॉरगेट टू रिवाइज। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम इस यूनिट को खत्म कर देंगे एंड विल आल्सो प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस फ्रॉम द इनसाइड, राइट। अंदर से ही जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है इसी पे कुछ एमसीक्यूज पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर एनएससी, जस्ट बाय, गुड नाइट गाइस।